मोदी सरकार लगातार देश हित में फैसले ले रही है। पीएम मोदी दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं। वो इस काम में लगे रहते हैं कि कैसे भी देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़े। पीएम मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन कर लोगों को बड़ी राहत दी है। दर्शकों, हम सब देख चुके हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड पर लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लग रहे थे, लेकिन विपक्ष नए वक्फ कानून से खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता मोदी सरकार और बीजेपी से तकलीफ में है कि बीजेपी की वजह से उनकी दाल नहीं गल रही है। आप सांसद संजय सिंह पहले वक्फ कानून को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और अब एक और मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा कैथोलिक समूह को पाम संडे के पवित्र अवसर पर जुलूस निकालने की अनुमति न देने का निर्णय अत्यंत निंदनीय है। ईसाइयों के पवित्र सप्ताह ईस्टर की शुरुआत का जश्न मनाया जाना चाहिए था, न कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी में इसे अनावश्यक विवाद में बदला जाना चाहिए था। त्योहार खुशियां फैलाने के अवसर होते हैं, न कि अधिकारों को नकारने के। दिल्ली पुलिस को एक पेशेवर बल के रूप में काम करना चाहिए, न कि अपने राजनीतिक आकाओं की आवाज बनकर। आगे इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा आगे और भी खबरों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। विपक्ष के नेताओं के लिए एक कहावत एकदम सटीक बैठती है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि किसी को बदनाम करने के चक्कर में इतने भी उतावले मत हो जाएं कि आपको पता ही नहीं चले कि क्या सही है और क्या गलत। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। पहले लोग आपके झांसे में आ जाते थे, लेकिन अब लोग इनकी मंशा समझ गए हैं। अब जनता को पता चल गया है कि आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल कैसे लोगों को अपनी तरफ करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत से उसका वास्ता कोसों दूर होता है। इसलिए जनता ने उनसे दूरी बना ली और केजरीवाल खुद हार गए, तो अब वो बीजेपी से बौखलाए हुए हैं और दिल्ली छोड़ अरविंद केजरीवाल अब पंजाब पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है उससे वो एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी को घेरने की जल्दी में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बड़ी गलती कर बैठे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने जबरदस्त प्रहार किया है। दरअसल मोदी सरकार को सवालों के घेरे में लेने के लिए विपक्ष के नेता हमेशा इंतजार में रहते हैं। इस क्रम में कई बार वो झूठी और पुरानी खबरें भी साझा करने से नहीं चूकते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए गुजरात के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़े किए और फिर अरविंद केजरीवाल भी उसी के आधार पर गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने लगे। हालांकि बाद में दोनों नेताओं की किरकिरी तब हुई जब सोशल मीडिया पर लोग इसे फेक न्यूज कहने लगे। अखिलेश यादव द्वारा शेयर की गई खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये गलती की, जबकि वो खबर 2 साल पुरानी है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये गुजरात मॉडल है, ये बीजेपी मॉडल है जो ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये डबल इंजन मॉडल है, पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां इनकी सरकार हो और इन्होंने वहां शिक्षा का कबारा न किया हो। इस मॉडल के तहत अब ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें एक न्यूज रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि 157 स्कूलों में 10वीं क्लास में कोई भी छात्र पास नहीं हुआ। बता दें कि यह न्यूज रिपोर्ट 2 साल पुरानी है, जो मई 2023 में प्रकाशित हुई थी। वहीं इसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर तो निशाना साध ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी ने भी उन्हें निशाने पर लिया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल पर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के खराब होने को लेकर की गई टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में 10वीं क्लास का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। हर्ष सांघवी ने कहा कि ये गलत सूचना फैलाने का स्पष्ट प्रयास है। वहीं उनके सहयोगी और शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पनशेरिया ने इसे असफल नेताओं द्वारा घृणित प्रयास करार दिया। दोनों नेताओं पर पलटवार करते हुए हर्ष सांघवी ने एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि मैंने कभी ऐसे नकली और धोखेबाज नेता नहीं देखे। गुजरात बोर्ड के नतीजे अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव और उनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर फर्जी नतीजे साझा किए हैं। ये गलत सूचना फैलाने और जनमत को हेर फेर करने का एक स्पष्ट प्रयास है। इन नेताओं को बच्चों को अपनी गंदी राजनीति में घसीटने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल को एक्स पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है
कि मैं गुजरात में 10वीं कक्षा का शिक्षक हूँ। अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ये मई में घोषित होगा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं, पर केजरीवाल का झूठ चालू हो गया। 10वीं का तो रिजल्ट अभी आएगा, पर जनता ने तो आपको पहले ही फेल कर दिया है। सच बोलना सीखिए, वरना अगली बार पंजाब भी निकल जाएगा। इसके अलावा भी लोग अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, 2 साल बाद इस खबर को विवाद की तरह दिखाना साफ दर्शाता है कि उनका उद्देश्य राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के लोग बीजेपी को हल्के में ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पीएम मोदी अब बैकफुट पर हैं, क्योंकि बीजेपी खुद के दम पर बहुमत में नहीं है। लेकिन अब मोदी सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। विपक्ष के लोग ये सोच रहे थे कि अब पीएम मोदी सख्त रुख नहीं अपनाएंगे, जैसे वो पहले 2 टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से पेश आते थे। लेकिन पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि अब भी वो उसी तेवर के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुष्पा की भाषा में बोले तो पीएम मोदी ने बता दिया है कि भले ही सरकार गठबंधन की है, लेकिन उन्हें फ्लावर समझने की गलती मत करना। वो पहले भी फायर थे और अब भी फायर ही हैं। अब जिस तरह से वक्फ कानून में संशोधन से लेकर तमाम मुद्दे पर पीएम मोदी एक्शन में है, उससे साफ है कि विपक्ष की चिंता बढ़ने वाली है। यही वजह है कि कपिल सिब्बल भी बेचैन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई देख कपिल सिब्बल चौंक गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चुनाव में तो पार्टी की करारी हार हो ही रही है, साथ ही अब गांधी परिवार की भी चिंता बढ़ गई है। गांधी परिवार की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली है। कांग्रेस ने देश में 50 साल से अधिक का शासन किया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां आजादी के 75 साल बाद सड़क पहुंची। हाल बेहाल कर दिया था देश का, लेकिन नेता लोग लगातार मालामाल होते रहे। लेकिन जब से पीएम मोदी की सरकार बनी, तब से भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी शुरू हो गई। सरकार ने साफ कर दिया था कि कोई भी नहीं बचेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और देश के साथ धोखा करने की बराबर सजा मिलेगी। और अब वही हो रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2013 के नियम 5 के तहत की जा रही है। ये कदम पीएमएलए 2002 की धारा 8 के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा की गई अस्थायी कुर्की की पुष्टि के बाद उठाया गया है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारों को औपचारिक नोटिस जारी किए, जहां एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की संपत्ति स्थित है। ये संपत्तियां यंग इंडियन नामक कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी, जिसके लाभार्थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। ये कदम ईडी की जांच के बाद उठाए गए हैं, जिसमें एजेएल की संपत्तियों से जुड़ी 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की कथित लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ था। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की अचल संपत्तियां 661 करोड़ रुपए कीमत की और एजेएल के शेयर 90.2 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिन्हें 20 नवंबर 2023 को अस्थायी रूप से अटैच किया गया था। इन अटैचमेंट की पुष्टि 10 अप्रैल 2024 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने की थी। ईडी ने ये जांच 2021 में औपचारिक रूप से शुरू की थी, जिसकी शुरुआत 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली की एक अदालत में दायर की गई एक निजी शिकायत से हुई थी। इस शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने और यंग इंडिया के माध्यम से मात्र 50 लाख में एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां हड़पने का आरोप लगाया गया था। वहीं राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने नेशनल हेराल्ड मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ईडी के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियां जब्त करने की कोशिश कर रही है। कपिल सिब्बल का दावा है कि संपत्ति अखबार की है और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। कपिल सिब्बल ने कहा है कि ये चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष देश में ना रहे। ये सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कहने को देश में लोकतंत्र है, लेकिन देश चल रहा है फादर ऑफ डिक्टेटरशिप से। ये लोग तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं। ये लोग दूसरी सरकारों को काम नहीं करने देते। ये मुस्लिम हिंदू के एजेंडे पर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। तो देखा आपने कैसे कार्रवाई से कपिल सिब्बल बेचैन हो गए हैं। समझने वाली बात है कि देश के भीतर आज जो माहौल है उसे देखकर तो आज ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। लगता है कि कांग्रेस के नेता कोई विजन देश के सामने नहीं रख पा रहे, बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सिर्फ तुष्टीकरण कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर उनके पक्ष में मतदान करें।
तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को जाति में बांटकर हिंदुत्व को कमजोर करने में लगे रहते हैं ताकि बीजेपी को फायदा ना हो सके और उनका काम निकलता जाए। लेकिन कांग्रेस अब तक अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हुई है। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि हम दलितों और ब्राह्मण में फंस रहे और ओबीसी हमसे दूर चले गए। वहीं अब पार्टी के नेता शशि थरूर भी कह रहे हैं कि हमें नेगेटिव राजनीति को छोड़ना होगा और भविष्य को लेकर बात करनी होगी। जनता को बताना होगा कि देश को आगे ले जाने के लिए हमारे पास विजन क्या है। लेकिन शशि थरूर की इस बात पर राहुल गांधी अमल करते हैं या अब भी वो जाति और अंबानी अडानी पर ही अटके रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन हार से कांग्रेस के नेता इतने परेशान हैं कि अब वो मोदी और शाह के घर जाकर मंथन कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने अधिवेशन किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस किसी तरह की रूपरेखा नहीं रख पाई। साथ ही कांग्रेस के नेता गांधी परिवार की चरण वंदना करते दिखे। अंत में वही घिसी पिटी लाइन, हमें संघ और बीजेपी की विचारधारा से लड़ना है। दरअसल देश भर में अपनी जमीन की मजबूती पाने की कोशिश में लगी कांग्रेस अब पिछले एक दशक में गुजरात से निकली मोदी शाह की जोड़ी की चाणक्य नीतियों की काट नहीं ढूंढ पाई, तो उसने इस किले का तिलिस्म तोड़ने के लिए उसी गुजरात का रुख कर लिया जो मोदी और शाह का घर यानी गृह राज्य है। गुजरात जिसकी धरती से निकले गांधी और पटेल जैसे नायकों ने आजाद भारत के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक या सत्ता पाने की कोशिश तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि गुजरात की धरती से उन्होंने कांग्रेस बनाम बीजेपी संघ की विचारधारा की लड़ाई को अंग्रेजों के दमनकारी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई जैसा एक करार दिया। साबरमती तट पर हुए कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ऐलान किया कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई में कांग्रेस अंग्रेजों और संघ के खिलाफ लड़ी, उसी तरह से आज भी कांग्रेस बीजेपी संघ की सांप्रदायिक और विभाजनकारी सोच से लड़ रही है। कांग्रेस यही नहीं रुकी, उसने अपनी एक लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम तक दे डाला। सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को गुजरात से देश को यह संदेश देने की जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल आजादी की लड़ाई में गुजरात की अपनी एक अहम भूमिका रही है। इसने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, दादा भाई नारोजी जैसे कई महानायक दिए, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, बल्कि जिनकी सोच को कहीं न कहीं आजाद भारत के सपने को साकार करने में भी अहम भूमिका के तौर पर देखा जाता है। राहुल गांधी ने अधिवेशन को सत्र को संबोधित करते हुए दो टूक कहा था कि अगर विचारधारा की इस लड़ाई में बीजेपी और संघ को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। वही कांग्रेस समझ रही है कि बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले उससे उसके मजबूत किले में भेदना होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद इंडिया गठबंधन के दलों के लोकसभा नेता बने राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री के सामने खुली चुनौती दी थी कि वो अगली बार गुजरात जीत कर दिखाएंगे। उसके बाद से कांग्रेस गुजरात के अपने मिशन पर लग गई है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी बिना किसी देरी के गुजरात में पार्टी के संगठन को नया रूप देना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी को समझना होगा कि मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी को हराना असंभव जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें